लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक मास्क मैन लूकस को इनवाइट करता है और अब वो उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है और अब वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम मुझे ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा कि तुम अर्थर को हरा पाओगे। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि तुम अर्थर को मार दो जिससे कि वो मेरे प्लान के अंदर दखल अंदाजी ना दे। वो बंदा अब लूकस से कहता है कि अगर तुम्हें अर्थर से अपनी पूरी ताकत में लड़ना है तो उसके किसी फ्रेंड को या फिर किसी क्लोज वन को हार्म पहुंचाना होगा। जो सुनकर लूकस अब डिसाइड करता है कि वो टेसिया को नुकसान पहुंचाएगा जिसकी वजह से अर्थर गुस्से में आकर उससे पूरी ताकत में लड़ सके। ये सब हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो चलो फिर अब इस एपिसोड में हम लोग अब पूरी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर इलाइजा अपने रूम में होता है पर तभी अर्थर वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर इलाइजा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जाकर अब अर्थर को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम सेफ हो। जिसके बाद अर्थर अपना बैग पैक करने लगता है। वहीं पर इलाइजा कहता है कि डायरेक्टर सिंथिया ने मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं करनी चाहिए, पर जब क्लेयर ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ तब मैं काफी चिंता में आ गया था। जो सुनकर अर्थर कहता है कि क्या क्लेयर और बाकी सभी लोग ठीक है क्या? जिस पर इलाइजा कहते हैं हाँ, क्लेयर और कर्टिस सुबह सुबह जाकर चेक करके आ चुके हैं और उन्हें पता चला है कि सब कुछ ठीक है। और जो टेसिया है वो इस समय पर अपने ग्रैंडफादर के साथ ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग कर रही है। तुम्हें भी जाकर हर किसी से मिलना चाहिए जिससे कि सभी को पता चल जाए कि तुम ठीक हो। सभी लोग को तुम्हारी काफी चिंता हो रही है। तो अर्थर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर वो लोग मुझसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। मैं उन सभी क्वेश्चन के जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसलिए क्या तुम मेरे जगह पर जाकर सभी लोग को बता सकते हो, यानी कि डिसिप्लिनरी कमेटी रूम में जाकर बता सकते हो कि मैं ठीक हूँ? तो अब इलाइजा भी कहता है ठीक है। जिसके बाद अब अर्थर वहाँ से चला जाता है। वहीं अर्थर के जाने के बाद अब इलाइजा वापिस अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। पता नहीं यार आखिरकार इलाइजा के दिमाग में क्या ही चल रहा है। अगले सीन में अर्थर जाता हुआ ये सोच रहा होता है कि जो डायरेक्टर सिंथिया है वो इस समय पर काउंसिल रूम के अंदर होगी, यानी कि काउंसिल की मीटिंग में होगी। और वीरियन इस समय पर काउंसिल की मीटिंग को अवॉइड कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो बात है। वो लोग अब ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं पर तभी अचानक से अब उन लोगों को एक काफी पावरफुल माना सेंस होता है। इसलिए अर्थर भी अब घबरा जाता है और वो जल्दी से जैसे दरवाजा खोलता है वो देखता है कि वहाँ पर तो काफी बड़ा धमाका हो गया था। अर्थर देखता है कि वहाँ पर तो वीरियन होता है जो कि अर्थर से कहता है कि तुम तो अर्थर हो, आओ आके मेरी जल्दी से मदद करो। जिस पर अर्थर भी अब सोचने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या है। वो अब इसी चीज को चेक करने के लिए जैसे आगे आता है वो अब देखता है कि टेसिया तो अपनी ही वाइन्स के अंदर फंसी हुई है और वीरियन उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जो देखकर अर्थर भी अब कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है। जिस पर वीरियन कहता है कि टेसिया जब से डंजन से वापस आई है तब से वो ऐसा ही बिहेव कर रही है। उसका जो बीस्ट विल है वो इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ऐसा लगता है कि टेसिया का जो बीस्ट विल है वो टेसिया की बॉडी के अगेंस्ट ही फाइट कर रहा है। मुझे लगता है कि अर्थर जिसका तुम बीस्ट विल लेकर आए हो, यानी कि वो एल्डरवुड गार्डियन का, वो एल्डरवुड गार्डियन सही में काफी अलग है। वो बीस्ट विल टेसिया के पास इतनी समय से था पर फिर भी वो इस तरीके से अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। जो सुनकर अर्थर भी अब सोचने लगता है कि क्या ये मेरी गलती है, क्या मुझे टेसिया को वो बीस्ट कोर नहीं देना चाहिए था। अर्थर भी अब वहाँ पर टेसिया को छूने की कोशिश करता है पर तभी अचानक से वो वाइन्स अब अर्थर के ऊपर ही हमला कर देती हैं। पर अर्थर एकदम से उस अटैक को डॉज कर लेता है पर थोड़ा सा हमला उसे लग भी जाता है। अर्थर ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि अगर उसने अटैक को टाइम पर डॉज नहीं किया होता तो वो उस अटैक से मर जाता। इसी के साथ वो जो वाइन होती है वो अब बार बार अर्थर के ऊपर हमला करने लगती है पर अर्थर भी अब सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है पर वो फिर से थोड़ा बहुत घायल हो रहा होता है। जो देखकर वीरियन अर्थर से कहता है कि तुम ठीक तो हो? जिस पर अर्थर कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, पर लगता है कि तुम्हारी पोती मुझसे किसी चीज का बदला ले रही है। जो सुनकर वीरियन उसे कहता है कि बेटा ये मजाक करने का समय नहीं है, अपनी जान बचाओ पहले। तो अर्थर भी कहता है ठीक है। जिसके बाद वो इसी तरीके से टेसिया के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। अर्थर उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता है क्योंकि अगर वो हमला करेगा तो टेसिया को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए अर्थर बस अटैक्स को डॉज ही कर रहा होता है। तभी अचानक से अर्थर की डायमेंशन रिंग से अब वही और बाहर निकल जाता है जो कि उसे उस दुकानदार ने दिया था। वो और अब अचानक से टेसिया के पास पहुंच जाता है और हम लोग अब देखते हैं कि जितनी भी वाइन्स ने टेसिया को जकड़ रखा था वो सभी वाइन्स अब वहां से हट जाती हैं। इस वजह से टेसिया भी अब फ्री हो जाती है और अब वो जो ऑर्ब होता है वो अब टेसिया की बॉडी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद टेसिया अब नीचे गिरने वाली होती है पर तभी अर्थर जाकर अब उसे पकड़ लेता है। वीरियन को भी ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार अर्थर ने ये क्या किया जिससे कि उसकी वजह से टेसिया की जान बच गई। वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया पर तुमने टेसिया की जान बचा ली, इसके लिए शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि टेसिया को भी होश आ जाता है। वो अब पूछने लगती है कि आखिरकार मैं इस तरीके से जमीन पर क्या कर रही हूँ। टेसिया जैसे अपनी आंख खोलती है वो सामने अर्थर और अपने दादाजी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर अब उसके दादाजी यानी कि वीरियन उसे गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
पर टेसिया अपने दादाजी को इग्नोर करके अर्थर को जाकर गले लगा लेती है, जो देखकर वीरियन का तो दिल ही टूट जाता है। वहीं पर अब टेसिया काफी खुश होकर अर्थर से कहती है कि मुझे काफी खुशी है कि अर्थर तुम जिंदा हो, जिस पर अर्थर भी कहता है हाँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि टेसिया को अब आराम करने के लिए क्लिनिक में लाया जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे टेस्ट करे जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार टेसिया को हो क्या रहा है। वहीं अर्थर अब खड़ा खड़ा ये सोचने लगता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उस बूढ़े अंकल ने जो मुझे वो ऑर्ब दिया था वो इस तरीके से उड़ के टेसिया के अंदर क्यों चला गया। देखकर लगता है कि उस ऑर्ब ने टेसिया को शांत कर दिया, पर क्या सही में वो टेसिया की मदद कर रहा है ये ऑर्ब? काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे वापस से उस दुकान पर जाकर उसी दादाजी से फिर से पूछना चाहिए। जिसके बाद वो जो डॉक्टर होता है वो अब उन्हें बताने लगता है कि टेसिया ठीक है, पर अब वो दादाजी से कहता है कि आपने कहा था कि जो टेसिया का कोर है वो लाइट ऑरेंज स्टेज पर है ना? तो अर्थर भी कहने लगता है हाँ, क्या उसके कोर में कुछ गड़बड़ी है? तो डॉक्टर कहता है कि लेकिन कुछ न कुछ अजीब बात है, क्योंकि मैं एक डार्क येलो कोर का मेज हूँ, पर फिर भी मैं टेसिया के कोर को मेजर नहीं कर पाया। जो सुनकर वीरियन भी हैरान हो जाती है, वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा बोलकर वीरियन अब टेसिया के कोर को खुद जाके मेजर करने लगते हैं, और अब उन्हें जो भी पता चलता है उसे जानकर वो काफी हैरान हो जाती हैं। दादाजी को इतना हैरान देखकर अर्थर भी डर जाता है और कहता है कि क्या हुआ, इसके बीस्ट व्हील में कुछ दिक्कत है क्या? वही दादाजी काफी हैरान होकर कहते हैं कि जितना मैंने सोचा था टेसिया तो उससे भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब टेसिया का जो कोर है वो इनिशियल सिल्वर स्टेज कोर तक पहुंच चुका है। जो सुनकर अर्थर भी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। अर्थर अब दादाजी से कहता है कि आखिरकार टेसिया का जो कोर है वो इतना जल्दी लेवल अप कैसे हो गया, क्या हमें उसे ऐसे ही अकेले छोड़ना चाहिए? जिस पर दादाजी कहते हैं कि हाँ, टेसिया ठीक है, बस वो थोड़ी बहुत थकी हुई है, इसलिए उसे आराम की जरूरत है, क्योंकि अभी अभी टेसिया ने तीन स्टेजेस को एक ही बारी में क्लियर किया है, इसी वजह से वो काफी थक गई है, उसे बस थोड़ा आराम चाहिए। जब वो उठ जाएगी तो मैं उसे कैसल में ले जाऊंगा। इसके बाद वो लोग अब आगे बढ़ते हैं। अर्थर अब दादाजी से कहता है कि मैं काफी समय से आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे लेंसेज के बारे में और बता सकते हो? जो सुनकर वीरियन भी कहते हैं कि सिंथिया ने मुझे बताया कि आखिरकार आलिया के साथ क्या क्या हुआ, आखिर तुम लेंसेज के बारे में क्या जानना चाहते हो? तो अर्थर कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर लेंस इतने ताकतवर कैसे हैं, क्योंकि वो लोग व्हाइट कोर के मेज होते हैं, आखिरकार वो कितने ताकतवर हैं? क्योंकि एक सिल्वर कोर के मेज को हराने के लिए 20 सॉलिड येलो कोर के मेज लगते हैं, और वो भी उन्हें अच्छे से नहीं हरा पाते हैं। पर मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आखिर सिल्वर कोर और व्हाइट कोर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है? तो दादाजी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये समझो कि इस समय पर मैं मिड सिल्वर कोर का एक मेज हूँ। मुझे जैसे 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी एक व्हाइट कोर मेज को हराने में, यानी कि एक लेंस को हराने में भी नहीं बल्कि बस रोकने में। और सिंथिया जो कि एक हाई सिल्वर मेज है, उसे कम से कम 6 अपने जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, 6 से 7 लोगों की जरूरत पड़ सकती है उसे एक लेंस को रोकने में। ये सुनकर अर्थर कहता है कि तुम्हारे जैसे 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब तुम इतने कमजोर हो। तो दादाजी कहते हैं कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, बल्कि वो लेंस इतने ताकतवर होते हैं। ओके, इससे पहले कि तुम लोग कंफ्यूज हो, मैं तुम लोग को समझा देता हूँ कि आखिर कोर जो होते हैं वो किस तरीके से डिसाइड होते हैं। जो कोर के जो स्टेज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है डार्क, मिड और फिर लाइट। तो मैंने इस तरीके से मान सकते हो कि 1, 2 और 3 लेवल। अब कोर के लेवल के हिसाब से अलग अलग कलर भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है ब्लैक, फिर होता है रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, देन सिल्वर एंड फिर उसके बाद व्हाइट। तो अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो अर्थर इस समय पर लाइट ऑरेंज कोर पर है, यानी कि वो ऑरेंज के 3rd लेवल पर है। अगर वो इस स्टेज को पार कर देगा तो फिर वो येलो पर जाएगा। सबसे पहले वो ऑरेंज के डार्क स्टेज पर जाएगा, उसके बाद मिड एंड देन फिर उसके बाद लाइट। और जो दादाजी है यानी कि वीरियन, वो इस समय पर मिड सिल्वर पर है। और फिर उसके बाद आते हैं व्हाइट को, यानी कि जहाँ पर लेंसेज वगैरह हैं। और क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है, व्हाइट कोर के जितने इमेजेस है वो सबसे ताकतवर होते हैं। ऑलराइट, आई होप कि तुम लोग को अब जो पावर सिस्टम वगैरह है वो समझ आ गई होगी। तो चलो फिर अब वापिस से अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। पर अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार जरा इस वीडियो को जरा से हाइप कर देना, ठीक है? बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं एपिसोड को। अर्थर जिसके बाद अब दादाजी से कहता है कि आखिरकार जो लेंस है वो इतने ताकतवर बने कैसे, कि कोर को तो इतना ऊंचा ले जाने में काफी ज्यादा साल लगते होंगे, पर ज्यादातर जो लेंस है वो तो काफी यंग दिखते हैं। और वैसे भी जो व्हाइट कोर की इमेज है यानी कि जो लेंस है वो इतने ताकतवर है, तो वो अकेले ही मिलकर यानी कि 6 के 6 लेंस मिलकर पूरे किंगडम के ऊपर कब्जा भी तो कर सकते हैं। तो वह ऐसा करते क्यों नहीं है? जिस पर दादाजी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल सही है, पर वो लोग इतने ताकतवर सिर्फ लेंस बनने के बाद ही बने हैं। ये सुनकर अर्थर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आपके कहने का ये मतलब क्या है?
तो दादाजी कहते हैं कि ये सारा काम रॉयल फैमिलीज का है, क्योंकि जब 3 किंगडम की फॉर्मेशन हुई थी तभी से ये बात चलती आ रही है। देखो अर्थ, अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सिर्फ रॉयल फैमिली के लोगों को ही पता है, इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा उसे किसी को भी मत बताना। तो अर्थर कहता है ठीक है। जिसके बाद दादाजी अब कहते हैं कि क्या तुम डीटीज में मानते हो, यानी कि भगवान में। दादाजी अब बताते हैं कि काफी सालों पहले, लाइक बहुत ज्यादा साल पहले, जो एल्फ, ह्यूमन और ड्वार्फ हैं वो अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते थे, जिससे कि वो एक ऐसी जगह ढूंढ पाए जहां पर वो बसेरा कर सकें। और जो ये तीनों रेसेस थे, यानी कि ड्वार्फ, इंसान और एल्फ, ये लोग सिर्फ तभी मिलते थे जब कोई ट्रेडिंग वगैरह करनी होती थी। भले सभी रेसेस की कल्चर और बिलीफ अलग अलग थे, पर फिर भी ये लोग अच्छे से रहा करते थे, मतलब लड़ाई वगैरह नहीं होती थी। लाइक सभी लोग शांति से रहा करते थे। पर जो माना बीस्ट थे वो तो इसी तरीके से लोगों के ऊपर हमला करते थे। इन्हीं माना बीस्ट की वजह से जो तीनों रेसेस के जो नंबर्स हैं वो काफी घटने लगे। लाइक जो बीस्ट वगैरह हुआ करते थे वो लोगों को मार दिया करते थे। पर एक दिन आसमान से भगवान आए और उन्होंने तीनों रेसेस को एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट एक ऐसा टूल था जिससे कि माना बीस्ट को हराया जा सकता था। जब भगवान थे वो 3 लोगों के सामने, और वो जो 3 लोग थे वो 3 अलग अलग रेसेस के पूर्वज थे। वीरोना बताते हैं कि जब भगवान थे उसके बाद उन्होंने हमारे पूर्वजों को 6 आर्टिफैक्ट दिए, यानी कि उन राजाओं को 6 आर्टिफैक्ट दिए भगवान ने। पर भगवान ने उन लोगों से ये कहा कि वो जो आर्टिफैक्ट हैं वो राजा खुद यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो उन आर्टिफैक्ट को अपने अपने रेसेस के 2 लोगों को दें। और ये आर्टिफैक्ट देते समय वो लोग कसम खाएंगे कि वो किंगडम के प्रोटेक्शन के लिए ही काम करेंगे, वो लोग किंगडम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो ये आर्टिफैक्ट है, जैसे वो उन लोगों को मिलेंगे तभी उन लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, यानी कि उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि उनकी जो पावर है, लाइक जो उन आर्टिफैक्ट की पावर है, उन्हें यूज कैसे करते हैं। आर्टिफैक्ट पाने के बाद वो जो लेंसेज जो बनेंगे वो माना को अच्छे से यूज कर पाएंगे। इसके बाद तीनों राजाओं ने अपने अपने लेंसेज को चूज किया और कहा कि लेंसेज को जो भी इंफॉर्मेशन पता चली है वो बाकी के लोगों के साथ भी शेयर करे, लाइक कि आखिरकार माना यूज कैसे किया जाता है। और अब देखते देखते जितने भी लोग हैं वो भी माना को यूज करके मैजिक को यूज करने लगे। ऐसे ही करके मेजेस का पहला जनरेशन क्रिएट हुआ, जिसके बाद तीनों रेसेस के लेंसेज ने मिलकर और बाकी के मेजेस ने मिलकर उन सभी माना बीस्ट को हरा दिया और उन्हें वापस से वहीं भेज दिया जहां से वो आए थे, यानी कि बीस्ट ग्लेड वाले डंजन में। सभी बीस्ट को हराने के बाद पूरे लैंड पर शांति आ गई थी, इसलिए सभी लोग अब सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि अब बिगिनिंग हो चुकी थी एक नए एरा की। जिसके बाद जो तीनों रेसेस थे वो अलग अलग चले गए, ये देखने के लिए कि आखिरकार उन लोगों को ऐसी कौन सी जगह मिलेगी जहां पर वो लोग अपने कल्चर और लाइफस्टाइल को अच्छे से जी सके। जो इंसानों के राजा थे वो अपने लोगों को वेस्ट की तरफ ले गए, जहां पर लैंड फ्लैट थी और जो जमीन थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ सी थी। वहीं पर वो लोग जाकर अपना बसेरा करने लगे। जिसके बाद जो एल्फ के राजा थे वो अपने साथियों को नॉर्थ में ले गए, जहाँ पर वो लोग मैजिकल फॉरेस्ट के अंदर रहने लगे। और जो ड्वार्फ के राजा थे वो अपने लोगों को साउथ में ले गए, जहाँ पर वो लोग जाकर माइन वगैरह में और वगैरह इकट्ठा करते थे, कीमती जेम्स वगैरह, मेटल वगैरह। इसी तरीके से समय चलता रहा, जहाँ पर 3 राजा थे, उनके लेंसेज वगैरह भी थे। माना बीस्ट उन लोग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे, इसी तरीके से चीजें सेफली रहती थी। दादाजी को अब अर्थर रोकता है और कहता है कि इसका मतलब वो जो लेंस थे वो पहले मैजिक यूजर थे जो कि आर्टिफैक्ट से मैजिक यूज करते थे, और उन आर्टिफैक्ट को राजाओं ने लेंसेज को दिया था, और उन राजाओं को वो जो आर्टिफैक्ट है वो भगवान ने दिया था। अर्थर कहता है कि आप कह रहे हो कि स्टोरी में एकदम अच्छी एंडिंग हो गई थी, लाइक सारी चीजें पीसफुल थी, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था, क्योंकि मैंने सुना था कि इंसानों और एल्फ के बीच में वॉर हुई थी। उस समय पर लेंस कहाँ चले गए? जो सुनकर दादाजी अब अर्थर का कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेरे को स्टोरी कंप्लीट तो करने दे, मैं ऑलरेडी तुम्हें वॉर की बात बताने वाला था, तुम्हें ऑलरेडी पता ही है कि वॉर में क्या हुआ था, तो मुझे वो चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो जो शांति है वो सिर्फ थोड़े जनरेशन तक ही चली थी, क्योंकि जो नई आने वाली जनरेशन थी वो भूल गई थी कि किस तरीके से उनके पूर्वजों ने एक साथ मिलकर लड़ाई करी थी इस शांति को लाने के लिए। सभी लोग लालची हो गए। और रही बात लेंसेज की, ऐसी बात नहीं है कि वो कहीं चले गए थे, वो जनरेशन टू जनरेशन एग्जिस्ट करते रह रहे थे। वो हमेशा रॉयल फैमिली के क्लोज रहते थे और एकदम सीक्रेटली तैयार होते थे, लाइक वो हमेशा सीक्रेटली ट्रेनिंग करते थे जब तक वो अपने आर्टिफैक्ट से एकदम पूरा अच्छे से यूज टू ना हो जाएं। और क्योंकि हाल फिलहाल में ये डिस्कवरी हुई है कि एक और कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है, जो कि एक काफी खतरनाक बात है, इसलिए हम लोगों ने सभी लेंसेज को सामने लाया है, नहीं तो हम लोग उन्हें एकदम सीक्रेटली रखते हैं।
जो सुनकर अर्थर कहता है कि अब समझ आया कि ये सारी बातें सीक्रेट क्यों थी, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाता कि ऐसे आर्टिफैक्ट एग्जिस्ट करते हैं जो कि इतने पावरफुल मेजेस को बना सकते हैं, तो कोई भी उन आर्टिफैक्ट के पीछे पड़ जाएगा उन्हें पाने के लिए। शुक्रिया कि आप मुझ पर इतना विश्वास करते हो, तभी तो आपने मुझे ये सारी बातें बताई। जिस पर दादाजी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें ये बात इसलिए बताई है क्योंकि तुम इन सभी चीजों में एक पार्ट प्ले करते हो, यानी कि तुम्हारा भी इन सभी चीजों में एक रोल है। ये सुनकर अर्थर हैरान हो जाता है और कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। जिस पर दादाजी कहते हैं कि तुम्हारा बॉन्ड एक नॉर्मल सा मानव बीच नहीं है, बल्कि तुम्हारा बॉन्ड यानी कि सिल्वी एक भगवान है। ये सुनकर अर्थर अब कंफ्यूज हो जाता है। वो अब देखता है कि किस तरीके से सिल्वी तो अपना पेट ऊपर करके एकदम लेजी की तरह सो रही थी, यानी कि आलसियों की तरह। ये देखकर अब वो दादाजी से कहता है कि क्या आपको सही में लगता है कि ये एक भगवान है? तो दादाजी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो। जो डिटीज होते हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं होते हैं जैसे कि रिलीजियस बुक में लिखा होता है भगवान के बारे में। सिंपली बताया जाए तो वो एक ऐसे बीइंग होते हैं जो कि अपने मॉर्टल बॉडी से असेंड होते हैं और वो मानव को बिल्कुल अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं। तो अर्थर कहता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सिल्वी एक ड्रैगन है, आई मीन वो काफी ताकत और स्मार्ट भी है। तो दादाजी कहते हैं कि इसके पीछे एक कारण है कि हमारे कल्चर में अगर ड्रैगन को देख भी लिया जाए तो वो एक काफी बड़ी ब्लेसिंग होती है। सिल्वी स्पेशल है, इसी वजह से तो तुम सिल्वी की ट्रू फॉर्म को सभी के सामने सीक्रेट रख रहे हो। जिस पर अर्थर भी कहते हैं हाँ। तो आप दादाजी कहते हैं कि मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। देखो अर्थर, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है या फिर नहीं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि ये एक कोइंसिडेंट है कि सिल्वी तुम्हारी एक बॉन्ड बनी है। ये दुनिया बदल रही है अर्थर, मुझे नहीं पता कि इस दुनिया के बदलने में तुम्हारा क्या रोल है, पर चाहे कुछ भी हो तुम्हें आने वाली चीज के लिए तैयार रहना होगा। ये सब कुछ सुनने के बाद अब अर्थर वहाँ से चला जाता है और अब वो दादाजी की ही सारी बातों को याद कर रहा होता है। सिल्वी अब उसे कहने लगती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अर्थर कहता है कि मैं कुछ चीज को चेक करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर अर्थर अब एक दीवार के पास आ जाता है और अब अचानक से उसे वही ऑर्ब दिखाई देता है जो कि उसी दुकानदार ने अर्थर को दिया था। अर्थर अब उस ऑर्ब को उठाता है और देखता है कि उसके साथ तो एक लेटर भी था जिसे अर्थर पढ़ता है और वो हैरान होकर वहाँ से चला जाता है। अरे यार, हम लोग को दिखाया नहीं गया कि आखिरकार उस कागज में क्या लिखा हुआ था। पर एनीवेज अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अपनी फैमिली के साथ थोड़े समय के लिए रहने आया है, क्योंकि उसने प्रॉमिस जो किया था कि वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा डंजन से आने के बाद, तो अब वो यही कर रहा है। अर्थर खाना खाते हुए थोड़ा सा खोया खोया लग रहा होता है। तो एलिस कहती है कि कुछ हुआ है क्या? जिस पर अर्थर कहता है नहीं तो। जिस पर एलिस कहती है कि नहीं, कुछ तो हुआ है, तुम एक ही समय से एक ही मटर को दाने को खाए जा रहे हो। जो सुनकर अर्थर भी अब छुपा नहीं पाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो उसे बात सता रही है। जो देखकर एलिस अब उससे कहती है कि देखो अर्थर, अगर तुम्हें कुछ करना है तो हम लोग तुम्हारी बात समझ सकते हैं, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम वो जाकर कर सकते हो। जिस पर अर्थर कहता है कि नहीं नहीं, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड करूंगा, मैं कोई और काम कैसे कर सकता हूँ। तो अब रे कहने लगता है कि अर्थर चिंता मत करो, तुम्हारे पास बहुत सारा समय बचा है हमसे मिलने का। वैसे भी तुम इस तरीके से खोए खोए अच्छे नहीं लगते हो, बेहतर रहेगा कि तुम उस काम को पूरा कर लो जो कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। वो बस अर्थर से ये कहते हैं कि हम बस ये चाहते हैं कि तुम सेफ रहो, बाकी तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। दूसरी तरफ एलेनोर भी अब अर्थर से कहती है कि हाँ, इस बार सिल्वी को सेफ वापिस लेकर आना और आते हुए मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आना। ये सब कुछ अब देख कर अर्थर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी फैमिली उसे इतना ज्यादा सपोर्ट करती है। वो इन सभी चीजों के लिए अपनी फैमिली को शुक्रिया करता है और अब वो अपना इम्पोर्टेंट काम करने के लिए चला जाता है जो कि अब उसे उसी लेटर पर देखने को मिला था। अर्थर अब उसी लेटर को हाथ में लेकर कहता है कि चलो सिल्वी चलते हैं। ऐसा बोलकर अर्थर अब वहाँ पर एक कैरेज के पास जाने लगता है और हम लोग को अब वही कागज दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस कागज में अर्थर के लिए ये लिखा था कि अगर तुम पूरी स्टोरी जानना चाहते हो तो कल वेस्ट टेलीपोर्टेशन गेट पर आ जाना। अगले सीन में अर्थर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे अपनी पास्ट की मेमोरी याद आ रही होती है। कुछ लोग अब अर्थर यानी कि किंग ग्रे से कह रहे होते हैं कि उस लड़की को मार दो क्योंकि हमारी कंट्री में हमें स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आप उस लड़की को मारोगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आपकी इस कंट्री के साथ दखलंदाजी ना करें। अर्थर अब ये सब कुछ याद करके अब सोचने लगता है कि आखिरकार ये पुरानी मेमोरी मेरे दिमाग में अभी क्यों आ रही है। तभी अब वो उसी पर्ची को देखता है जो कि उसे वो ऑर्ब के साथ मिली थी। वो अब उसे देखकर सोचने लगता है कि शायद से ये उस दादाजी ने ही लेटर भेजा होगा जिसने मुझे वो ऑर्ब दिया था। अर्थर अब कहता है कि मुझे लगता है कि जरूर उससे कुछ ना कुछ बात तो पता होगी जो कि वीरियन को नहीं पता है। जिसके बाद अब अर्थर टेलीपोर्टेशन गेट के पास पहुंच जाता है जहां पर एक गार्ड अब अर्थर से कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हारी वेरिफिकेशन का फॉर्म दिखाओ। तो अर्थर अब उसे रॉयल फैमिली का वही सील दिखाता है
क्या इससे वेरिफिकेशन हो जाएगी? ये देखकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार अर्थर जो कि एक बच्चा है उसके पास रॉयल फैमिली का सील कैसे है। वो गार्ड अब अर्थर को टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद अर्थर भी अंदर चला जाता है। जैसे वो लोग अब अंदर आते हैं उन लोग को कोई चीज अब अंदर खींच लेती है। अंदर आने के बाद तो अब सिल्वी भी डरने लगती है, जो देखकर अर्थर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार सिल्वी को डरते हुए देखा है। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो लोग कहाँ पर है। वो लोग इससे पहले कि ये देख पाते कि वो लोग कहाँ पर है, तभी अचानक से अब उन लोगों को एक काफी खतरनाक पावर फील होती है। ये पावर का ओरा इतना ज्यादा होता है कि अर्थर तक इसे सहन नहीं कर पा रहा होता है। वो अब सामने देखकर कहता है कि आखिर तुम कौन हो। वहीं पर उन लोग को सामने की तरफ बस एक आंख दिखाई दे रही होती है। जिस पर्सन की वो आंख थी वो अब अर्थर से कहने लगता है कि फाइनली अब हम लोग प्राइवेसी में यानी कि शांति से बात कर पाएंगे अकेले में। जिसके बाद अब उनके सामने वही बिल्ली आ जाती है जो कि अर्थर को उसी दुकान पर मिली थी। उसे देखकर अर्थर हैरान हो जाता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो बिल्ली अब अपना फॉर्म चेंज कर लेती है और हमें पता चलता है कि वो बिल्ली तो दरअसल में एक बंदा है जो कि अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो बंदा अब कहता है कि मैं डीटी हूँ यानी कि मैं भगवान हूँ। ये सुनकर अर्थर फिर से काफी हैरान हो जाता है। ऑलराइट, अब इस एपिसोड को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। इस एपिसोड के साथ साथ ये सीजन भी यहीं खत्म होता है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं नए सीजन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें चीजें और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो इसलिए अगर तुम लोग चैनल पर नए हो एंड अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन कर देना एंड इस वीडियो को हाइप करके इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं तो फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।